हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सर। आज आप सभी के सामने इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आने वाले जेएसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, जेपीएससी जैसे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? ए में 2800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? ए सर जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी सर मार्टियर हिलर और डी रखालदास बनर्जी। तो सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और कब किया था? तो इन्होंने 1922 में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था, है ना? कब किए थे? 1922 ईस्वी में। थर्ड प्रश्न है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा कुमुद मुखर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, है ना? तो ये किस नदी के किनारे है? यदि पूछे कि ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है ब्यास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो पूछे किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? ए कांस्य युगीन सभ्यता, बी पाषाण युग की सभ्यता, सी लौह युग की सभ्यता और डी उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित थी, सही जवाब ए है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आदि ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से या डी उत्तर वैदिक युग से। तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित थे किस युग से? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक युग से। थर्ड प्रश्न है अगला प्रश्न है 6 कहता है कि निम्न में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? आइए देखें, यहाँ क्वेश्चन लगा दिया है नहीं थी। तो सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सही है। मकान अच्छी और पक्के ईंटों से निर्मित थे, बिल्कुल सही है। नगर साफ सुथरे और जलमल की निकासी थी, ये भी सही है। और मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से तो सभी सही है, लेकिन गलत कौन है वो पूछा है। और ऑप्शन में दे रखा है डी नंबर ई गलत है। आइए देखें, ये विचाराधीन है। इनमें से सभी सही है, लेकिन आंसर बुक में दिया है डी नंबर सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः ए शहरी थी, बी कृषि प्रधान थी, सी आदिम थी या डी धार्मिक थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शहरी थी।
8वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लोथल। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था? ए मिस्र से, बी सुमेरिया से, सी चीन से, डी ईरान से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध किससे था? तो बी सुमेरिया की सभ्यता से। 10 नंबर प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूनों के किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चाहुंदड़ो, डी लोथल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव सभ्यता के कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो कौन सी फसल के कोई प्रमाण नहीं मिला है? ए ऑप्शन है चावल, बी है जौ, सी है गेहूं और डी है दाल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दाल। 12 नंबर प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया था वह कहलाता है? ए पंजाब, बी सप्त सिंधु, सी उत्तरी भारत, डी उपर्युक्त सभी। तो आर्य जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लाया था वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सप्त सिंधु। 14 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद। 15 प्रश्न है, ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम वेद है, इनके प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति का वर्णन है? अग्नि, इंद्र, वरुण या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण सभी देवताओं का वर्णन मिलता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? आदि शंकराचार्य, पतंजलि, वेदव्यास या मनु। तो वेदों का पुनर्गठन किसने किया? सही जवाब है सी, वेदव्यास। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से, डी अथर्ववेद से। तो अस्तोमा सद्गमय ये लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? तो 17 का सही जवाब क्या होगा? तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? आर्य का, यव का, ओम का या गंगा का। तो ऋग्वेद में किस शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओम का। 19 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में, लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया से, यानी बौद्ध गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? ए इच्छाओं को कम करके, बी अहिंसा द्वारा, सी धर्म द्वारा या डी उपयुक्त सभी द्वारा। तो बुद्ध के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति किससे किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इच्छाओं को कम करके। 21 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बौद्ध गया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। 22 नंबर प्रश्न है, वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था? ए लिच्छवी, बी शाक्य, सी उपयुक्त दोनों और डी किसी भी से नहीं। तो 22 का सही जवाब होगा, किनसे संबंध रखते थे? तो इनमें से किसी से नहीं, ऑप्शन दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर,
बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है। तो देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो बौद्ध गया में ही सारनाथ में दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सी का उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला जो होगा हमारा पहला सी जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में सबसे पहले, ये भी सही है। प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ, सारनाथ में, सही है। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, कुशीनगर में, तो सही है। यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ये ऑप्शन नंबर है। आइए देखें आगे क्या है। अगला प्रश्न, हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए में दे रखा है हमारा। आगे 24 नंबर है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्न में सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन आए थे, फिर कौन आए और कौन शासक थे। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्ठ। तो देखिए सबसे पहले अशोक थे। अकक रावे पाकू, अक रावे पाकू, इसको समझिएगा। अ से अजातशत्रु राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति क से कालाशोक, ये हुआ था वैशाली में। और अ से अशोक, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और क से कनिष्ठ, ये हुआ था कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह सही हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 25 नंबर है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सही जवाब क्या होगा 25 का, तो सही जवाब 25 का है ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। प्रथम बौद्ध संगति सप्तकर्णी गुफा में, द्वितीय बौद्ध संगति मगध में। तो पहला सही है, राजगृह के समीप हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति मगध, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। कहाँ हुआ था दूसरा बौद्ध संगति, वैशाली में हुआ था। यदि आपको पूछे तो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा वैशाली, है ना। चलिए, और तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में, कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या फिर पाली। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो संबंध है वो पाली से है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, 28 कहता है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, किस वंश का शासन था, तो नंद वंश का शासन था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और सिकंदर और आभी। तो सही जवाब क्या होगा, तो 29 का सही जवाब होगा सी नंबर। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ए पटाला, बी तक्षशिला, सी बेबीलोन और डी जेडोसिया। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। 31 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य
के निम्न शासकों का सही काल क्रमानुसार क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पहला उदयन थे, दूसरे नंबर पे अशोक हैं, और तीसरे नंबर में काल अशोक आ जाएगा, और चौथा धनानंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न आ जाता है 32 नंबर प्रश्न कहता है, 32 क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? ए अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र हो गया हमारे पुस्तक और इनके ऑथर हैं कौटिल्य। बी इंडिका मेगास्थनीज, सी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। तो इनमें से सभी, तो सही जवाब है इनमें से सभी। मौर्य वंश के बारे में इन सभी से जानकारी मिलती है। 33 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, या डी बिंदुसार। तो अंतिम समय में किसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था? तो सही जवाब होगा बी नंबर, अशोक ने, है ना। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के समय में इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और जैन धर्म को अपना लिए थे। आगे 34 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप को किसने बनाया था? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनाए थे। आगे है 35 नंबर प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ था वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, या प्रियदर्शी। तो अशोक का अपने शिलालेख में जिस नाम से उल्लेख है वह किस नाम से है? तो प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? ए है फहियान, बी है इत्सिंग, सी है मेगास्थनीज, और डी है हुएनसांग। तो सही जवाब क्या होगा? तो भारत में आने का इनका क्रम है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे, फिर फहियान आए थे, और फिर हुएनसांग आए, और फिर इत्सिंग आए थे। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, ये हो गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? चोल, पांड्य, चेर, या उपर्युक्त सभी। तो किसका विकास हुआ था? तो सही जवाब होगा हमारा 37 नंबर प्रश्न का। बताएं सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो सही जवाब दे रखा है किसी अज्ञात भारतीय ने। वैसे नागार्जुन का वर्णन मिलता है, आर्यभट्ट भी है, सस्पेंस है, इसीलिए अज्ञात भारतीय ने। 64 नंबर प्रश्न है, 64 कहता है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख एक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो कौन सा वर्ष होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला है, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, और अभी अंकोरवाट का मंदिर को ही 8वां अजूबा के नाम घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 65 नंबर। 65 में हम आते हैं, तो 65 कहता क्या है, देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो ये कौन सा है, कौन स्थापना किया था? तो एलोरा की गुफाएं शक ने किया था, ये गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी पल्लव, या खजुराहो चंदेल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो सही जवाब क्या है? खजुराहो है, चंदेल ने किया था, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, अगला 67 नंबर प्रश्न कहता है
कि महाबलीपुरम के 5 रथ का किस राजवंश में बनाए गए थे? 5 रथ तो पल्लव वंश के समय में महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया गया था। 68 नंबर प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार ने, चेदी ने, राष्ट्रकूट ने या चंदेल ने? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर को चंदेल शासकों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 69 है, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया था? ए नरसिंह वर्मन ने, बी विक्रमादित्य ने, सी महेंद्र वर्मन ने, डी परमेश्वरन ने? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, नरसिंह वर्मन ने। 70 प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट ने, वत्स्य राज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने? तो गुर्जर वंश की स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट और डी सातवाहन? तो सही जवाब होगा सबसे पुराना राजवंश इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है आइए देख लेते हैं। कहता है कि आदि युगीन राजवंशों के भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी से मेल कीजिए। तो मेल करना क्या है? तो प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी, ये सही है। दूसरा, चंदेल की राजधानी खजुराहो थी, ये भी सही है। परमार की राजधानी धार थी, ये भी सही है। और चालुक्य की राजधानी अहनिहालवाड़ था, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश या गुप्त राजवंश? तो सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य राजवंश है। लीलावती पुस्तक संबंध है, तो लीलावती एक पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? तो गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक, फॉर्मूला। यानी अगला प्रश्न है, अगला 75 नंबर प्रश्न कहता है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल, नायपाल, देवपाल या माहीपाल प्रथम? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माहीपाल। मदुरई की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट थी, चेंदिया थी, चालुक्य थी या पांड्य थी? तो मदुरई की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कहाँ थी? तो मदुरई थी। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो दक्षिण भारत में संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो परांतिक प्रथम को माना जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? होयसल के द्वारा, काकतीय के द्वारा, पूर्वी गंग के द्वारा या चालुक्यों के द्वारा? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पूर्वी गंग के द्वारा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, तो इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सी नंबर। सी कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम, फिर हो गया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार प्रथम और स्कंदगुप्त। 80 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 1712 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में या 1719 ईस्वी में? तो सही जवाब क्या होगा 80 का? 80 का कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु पर आक्रमण कब किया था? तो 712 में, ये याद रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनी का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रहण करना और लूट के जमा करना। अगला प्रश्न है, बिरासी नंबर प्रश्न कहता है कि महमूद गजनी के भारत पर
82 में है। 1008 से 1009 में वैदिक का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो वैहिंद का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में वैहिंद का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था वैहिंद का युद्ध? तो 1008 से 1009 के बीच में। 83 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रवर दाई थे। 84 नंबर प्रश्न है, 84 कहता है कि अपने चाचा व ससुर गयासुद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठने वाले अलाउद्दीन खिलजी की निम्न में से क्या विशेषता थी? तो क्या विशेषता थी? अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, कुशल योद्धा थे, क्रूर और कठोर प्रवृत्ति के थे, या उपयुक्त सभी थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा 84 का? बताइए। 84 का सही जवाब है कि ये सभी थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, कुशल योद्धा भी थे और क्रूर और कठोर प्रवृत्ति के भी थे। अगला है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। और 86 नंबर प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा कब लागू की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, या वैसे बाजार नियंत्रण जो प्रणाली लागू की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही लागू हो गई थी। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राट की राजधानी द्वार समुद्र थी, वारंगल थी, कल्याणी थी, या देवगिरी थी? तो सही जवाब होगा यादव सम्राट की राजधानी थी देवगिरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? ए जियाउद्दीन बर्नी ने, बी शम्स ई सिराज आसिफ ने, सी मिन्हाज उद ने, या अमीर खुसरो ने? तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो सही जवाब है डी, अमीर खुसरो ने। 89 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक? तो किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का एजेंट घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, जबकि अलाउद्दीन का कोई भी योगदान नहीं है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, उसका दामाद इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, फिरोज शाह तुगलक के शासन में वहाँ थे, अलाउद्दीन का कोई योगदान नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य के वैभव के विवरण से संबंधित नहीं है? ए अब्दुल रजाक, बी पेश, सी इब्न बतूता और डी न्यूनीज? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 93 नंबर, ब्राह्मणों पर जजिया कर का सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। 94 नंबर है, वास्को डी गामा भारत पर कब आए थे? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत पर आए थे। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह पे ये आए थे। किस बंदरगाह पे? तो कालीकट ट हो जाएगा। किस बंदरगाह पे आए थे? तो याद रखिएगा कालीकट बंदरगाह पे आए थे। अगला प्रश्न है 95 नंबर,
भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, इस्लाम शाह या शेर शाह? तो द्वितीय अफगान किसके था? शेर शाह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 96 नंबर है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या अमर सिंह ने? तो विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है और इसकी स्थापना राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा क्रम काल क्रमानुसार सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा हो जाएगा। अंठानवे है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। कहता है कि विचार कीजिए और काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करने बोलता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, फिर पुर्तगालियों का भारत आक्रमण हुआ था आगमन, और उसके बाद विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासनकाल हुआ था। 99 प्रश्न है, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो पहला लेखक कौन था काव्य विभक्ति की? तो सही जवाब अमीर खुसरो है, ऑप्शन नंबर ए। और 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन? तो भारत में फारसी त्यौहार को किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बलबन ने शुरू किया था। 101 का प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो किसके कब हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध? तो सही जवाब है, मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस में हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। यदि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 से, है ना? यदि हम इन युद्धों के बारे में देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और एक और हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, वो 1761 में हुआ था। तो ये युद्ध के बारे में भी ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस दास के ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बढ़िए आगे। आगे प्रश्न कहता है, मोहम्मद गौरी ने किस दास के बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान किन्हें माना जाता है? तो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान अमीर खुसरो को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीमसेन ने सबसे पहले पराजित किया था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हरिहर और बुक्का नामक वारंगल के दो राजकुमार ने किस साम्राज्य की स्थापना की? ए बहमनी, बी विजयनगर, सी चोल और डी बीदर? तो सही जवाब होगा विजयनगर। अगला प्रश्न है, विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहता था? तो विजयनगर का हमेशा लड़ाई बहमनी के साथ होते रहता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 108 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए बीजापुर, बी हम्पी, सी मदुरई, डी श्रीरंगपट्टनम? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, हम्पी।
श्री कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के समय शासनकाल की बात हो रही है। आगे है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 111 नंबर है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक पवित्र ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? सही जवाब बी होगा, मलयालम तेलुगु भाषा में किए थे। 112 नंबर है, पृथ्वीराज चौहान ने निम्न में से किस राजवंश का संबंध था? तो चंदेल से, गढ़वाल से, तोमर से या गहलोत से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इनका संबंध तोमर से था, पृथ्वीराज चौहान का। अगला प्रश्न है, शहर ए और स्थापना करने वाले। तो शहर ए और स्थापना करने वाले से हमें मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है कि सीरी अलाउद्दीन खिलजी और जहां पनाह। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कहता है ए जो है वो अलाउद्दीन खिलजी सीरी में, और दूसरा है हमारा जौनपुर, वो मोहम्मद बिन तुगलक। सी जौनपुर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और आगरा इब्राहिम लोदी। यानी सीधा सीधा आंसर है। आइए बढ़ते हैं 14 नंबर। 114 में कहता है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली में सल्तनत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? फारसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 115 नंबर है, सल्तनत कालीन सिक्के जीतल, सासगनी और टका क्रमशः बने होते थे तांबा चांदी के। तो ये किसके बने होते थे? तांबा, चांदी और टका के। यानी सिक्के की बात करता है तो जीतल जो होता था तांबा का, ससगनी बने होता था चांदी का, और टका बना होता था चांदी का। अगला 116 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? अलवर संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवर संतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, पीर हो जाएगा शेख सूफी मार्गदर्शक, यानी ए का 4। खलीफा सूफी मत का अनुपालक, और मुरीद प्रमुख एक शिष्य थे, और खानका सूफी संतों का निवास स्थान। यानी ए का हमारा 4 हो जाएगा, बी का हमारा 3 हो जाएगा, और सी का 1 और डी का 2। कहाँ है ऑप्शन नंबर में? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला है, सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। सूफी शब्द की उत्पत्ति एक प्रकार के वस्त्र से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। मुगल काल में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। 120 नंबर है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मीर बख्शी था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। 121 है, मुगलों की अदालत की भाषा थी। तो मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी? फारसी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो सीढ़ी से गिरने पर किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं को सीढ़ी से गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और किस युद्ध के साथ है? तो हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो किसके साथ कौन सा युद्ध हुआ था? आइए मिलान करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है?
नीचे है हमारा ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के समय में हुआ था, अकबर विजयी। दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तो बिलग्राम हुमायूं हो जाएगा। और पानीपत का युद्ध 1526 में अहमद साहब दिल्ली पराजित। पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध बाबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 125 है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन बेजू बावरा किसके शासन के समकालीन थे? तो बेजू बावरा तानसेन अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो कौन सा अंग्रेज आया था? तो हॉकिंस आया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या अकबर? तो भारत में किसका मकबरा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर सबसे अधिक शक्तिशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? कला, साहित्य, न्याय या अत्याचार? तो सबसे ज़्यादा जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा न्याय के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जहांगीर किस के लिए प्रसिद्ध है? न्याय के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपने काल की शासन व्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? मुमताज महल, आलम आरा, नूरजहां या जोधाबाई? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 130 नंबर है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके थी? तो डी नंबर, मराठा प्रशासन में। 131 है, प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या माधव राव प्रथम? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। 132 नंबर है, मराठों और अफगानों के बीच में हुए तृतीय पानीपत के युद्ध के समय में निम्नलिखित में से कौन मराठा का पेशवा था? ए बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव, सी नारायण राव और डी माधव राव? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी शाहजहां? तो मिर्जा गालिब किसके समय में शासनकाल में थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बहादुर शाह द्वितीय। 134 नंबर है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 135 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित था? तो किस सिख गुरु के रूप में सैनिक शक्ति संगठित था? तो गुरु गोविंद सिंह के समय में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 136 नंबर है, किस वर्ष वैशाली के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 137 नंबर प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र का तक फैला था? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, मुगल शासन तमिल तक फैला हुआ था। 138 नंबर प्रश्न है, निम्न सिख गुरुओं को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कालक्रम के अनुसार देखें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गुरु रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हरगोविंद खुराना और डी गुरु हर राय?
अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके यानी 1 नंबर में हमारा पुर्तगाली हो जाएगा। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। यानी पूड़ी अंडे फ्री, पूड़ी अंडे फ्रीज। यदि हम इसको याद कर लें तो प से पुर्तगाली, डी से डच हो गया, अ से अंग्रेज हो गया, डेनिश हो गया, फ्रांसीस हो गया, जर्मन हो गया। तो यदि हम इसको याद रख लें तो ये अंग्रेज़ों के मतलब विदेशियों के आने का एक क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बोल रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 41 नंबर है, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंधित है? तो सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेजली से है। अगला है 142 नंबर, किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में चुनौती दी? ए रंजीत सिंह, बी लक्ष्मीबाई, सी शिवाजी और डी नाना साहेब। तो किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों की 19 शक्तियों की चुनौती दी थी? तो सही जवाब है रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 143 नंबर है, निम्नलिखित मुगल राजाओं पर विचार कीजिए। विचार फर्रुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह आलम और शाह आलम द्वितीय। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हमारा 143 का क्या होगा? तो 143 में हमारा कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर सियार, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह और डी शाह आलम द्वितीय। 144 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जनक कोलबर्ट को माना जाता है। 145 नंबर है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करें। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, फिर सहायक संधि हुई, यानी सॉरी, इसका सही जवाब होगा सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त हुआ था, उसके बाद सहायक संधि हुई थी, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ और अंत में महालवाड़ी व्यवस्था हुआ। 146 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। 147 नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से इसको मिलान करना है। तो आइए देखिए सूची 1 और सूची 2 क्या कहता है। कुछ ज़्यादा ही फट गया है, देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए का हमारा चला आएगा लॉर्ड डलहौजी व्यपहरण, व्यपहरण का सिद्धांत दिया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? तो इन्होंने स्वायत्त शासन किया था, सती प्रथा का अंत किए थे इन्होंने। और सी का लॉर्ड रिपन हो जाएगा हमारा स्वशासक, सी का 2 नंबर हो जाएगा। और फिर हमारा डी का 3 नंबर हो जाएगा, डी का 3 नंबर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। किसका विभाजन? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आइए बढ़ते हैं। अगला 148 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के निम्न व्यवसायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड
और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो सही जवाब है IPC लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 149 प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था लॉर्ड मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 150 नंबर है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ये 1912 में कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले हमारा कलकत्ता था। 152 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो सही जवाब लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। 153 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सिविल परीक्षा किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ठगने की प्रथा को समाप्त किया, उन्हीं को जाता है। और अगला 155 नंबर है, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो वित्त के विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने इसका सत्ता के विकेंद्रीकरण शुरू किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल का प्रथम वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 57 नंबर प्रश्न है, कहता है, लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी हरन सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सर्वप्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा सबसे पहले इसका शिकार हुआ था, डलहौजी हड़प नीति। अगला है 158, आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। 159, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे। 160 प्रश्न है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर शाह थे। 157 नंबर प्रश्न है। 161 का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अब्दुल्ला। तो 1857 के विद्रोह से कौन नहीं संबंधित है? तो उधम सिंह नहीं संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड मेयो। तो 1857 के समय में ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 163 नंबर प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के समय में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम अस्टरडन। कौन थे? पाम अस्टरडन।
164 नंबर है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया थे। 1857 के समय इंग्लैंड की गद्दी में कौन बैठी थी? तो महारानी विक्टोरिया। 165 नंबर प्रश्न है, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने, लक्ष्मीबाई ने या बख्त खान ने? तो बिहार से कौन थे? तो बिहार से कुंवर सिंह थे, है ना। झांसी थे लक्ष्मीबाई थे। अगला है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ था? तो 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ उन्हीं की अध्यक्षता में उन्होंने भाषण दिए थे, ये जाके पहली बार शिकागो में, अमेरिका में। 168 नंबर प्रश्न है, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 168 का ये कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जनेरिया में हुआ था। रियो डी जनेरियो, है ना। अर्थ सम्मेलन, इन्हें अर्थ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 168 नंबर, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? मेनका गांधी, महात्मा गांधी, बलराम जाखड़ा या चरण सिंह? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 169 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। 170 नंबर है, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 171 नंबर है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद में चुना गया था? तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक नारा भी है। तो वो नारा कौन दिए थे? मोहम्मद बिन इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशांति के जनक के रूप में हम जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है 174 नंबर, आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अधीन अंदर भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करना सही है, संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना यह भी सही था, और भारतीयों की दशा धीरे धीरे सुधारना था, यह भी सही था। तो ऑल ऑफ एबव सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 175 नंबर है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित इंडियन ओपिनियन था, और ये दक्षिण भारत 1915 में फिर भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। आइए 176 नंबर प्रश्न है, मार्ले मिंटो बिल सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो बिल सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवादी स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो दयानंद सरस्वती ने इन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला है 179 नंबर, महाराष्ट्र का सर्वप्रथम
क्रांतिकारी शहीद कौन था? तो महाराष्ट्र से कौन थे? तो चापेकर बंधु थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 180 नंबर है, निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया था? तो ए लॉर्ड मिंटो प्रथम, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बोल रहा है कि कौन एकमात्र गवर्नर था जो भारत में मारा गया था? तो लॉर्ड मेयो सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गवर्नर जनरल को हम अरेंज करते हैं तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, लॉर्ड मेंटनकॉफ, फिर लॉर्ड ऑकलैंड, फिर हो जाएगा लॉर्ड एटनबरो, और फिर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड कैनिंग। तो इनका सही कालक्रम अनुसार ये अरेंज है। अगला है, निम्नलिखित को सही क्रम में संयोजित करें। तो सही क्रम क्या है? तो ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज। तो सबसे पहले हो जाएगा आर्य ब्रह्मा समाज, फिर हो जाएगा आर्य समाज, फिर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी और अंत में रामकृष्ण मिशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से किया था? तो चंपारण से शुरू किया था, बिहार चंपारण से, और 184 1917 में शुरू किए थे चंपारण सत्याग्रह। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का कहता है, आइए देखते हैं। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका 184 नंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अस्तित्व में आई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में किए थे। किसने किए थे? सिंगापुर में। आप कमेंट करके कीजिए, बताइए इसका जवाब। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। हम बता दें आज़ाद हिंद फौज की, कमेंट कीजिए। 184 का सही जवाब होगा किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था इसकी स्थापना आज़ाद हिंद फौज का? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। अगला है, और कैप्टन मोहन सिंह भी आज़ाद हिंद सरकार के गठन किया था। 186 नंबर है, लाल बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे? तो लाल बालपाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ बोल रहे हैं लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। 187 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 188 नंबर है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, जब भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था उस समय? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में, और उस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 190 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। किस लिए किया गया था लाल कुर्ती गठन? अंग्रेजों को निकालने के लिए। रॉलेट एक्ट कानून कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। याद है जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ही आया था हंटर कमेटी 1919 में। 93 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डांडी मार्च की शुरू किया गया था। तो डांडी मार्च क्यों शुरू हुआ था? तो नमक कानून
तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक पर भी उन्होंने कर लगा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सही। अगला प्रश्न है 194 नंबर, डांडी मार्च की शुरू किया गया था। तो डांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्न का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पहला हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर बंगाल का विभाजन और सूरत में फूट हुई थी। आइए अगला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है और आज का यह अंतिम प्रश्न है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह हमने इतिहास के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने कर लिया है और उम्मीद है कि ये आने वाले यूपीएससी, जेपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।